वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ लेबर लॉ एडवाइजर। मेरा नाम मनदीप है और मैं आज आपको एनपीएस के बारे में जानकारी दूंगा क्योंकि ये बहुत अच्छा रिटायरमेंट प्लानिंग ऑप्शन है। इसमें आपको पीपीएफ और ईपीएफ से ज़्यादा रिटर्न्स तो मिल ही सकते हैं और ये एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आता है, यानी आपका इसमें ढेर सारा टैक्स भी बचता है। और मज़े की बात यह है कि आपको किसी भी कंपनी का एम्प्लॉय होना ज़रूरी नहीं है, आप खुद की तरफ से भी अपना एक एनपीएफ अकाउंट स्टार्ट करवा सकते हैं। तो मैं एनपीएस पर एक वीडियो नहीं बनाऊंगा, ये एनपीएस की सीरीज़ में पहला वीडियो है क्योंकि ये काफ़ी लंबा टॉपिक है और मैं कोशिश करूंगा कि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो इन वीडियोज़ के सहारे मैं सारे सॉल्व कर पाऊँ। तो आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप पूछना बिल्कुल मत भूलिएगा इस वीडियो के बाद, क्योंकि अगले वीडियो में मैं उसको भी कवर करूंगा और फ्यूचर वीडियोज़ में मैं आपको एनपीएस को पीपीएफ के साथ ईपीएफ के साथ कंपेयर करके भी बताऊंगा ताकि आप डिसीजन ले पाएं कि क्या स्कीम आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। तो अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आप मिस नहीं करना चाहेंगे। तो 2004 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च करी थी सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए और इसमें बिल्कुल पीपीएफ और ईपीएफ जैसा फंडा है। आप रेगुलर कुछ कंट्रीब्यूशन करोगे, वो पैसा कहीं लगाया जाएगा और फिर रिटायरमेंट पे वो पैसा आप विड्रॉ कर सकते हैं और उसकी आप एक पेंशन भी जनरेट करवा सकते हैं। फिर 2009 में PFRDA यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास इसका चार्ज चला गया और उन्होंने ये ओपन कर दिया सबके लिए, यानी अब नॉर्मल इंसान भी अपना एनपीएस अकाउंट खुलवा सकता है वॉलंटरी बेसिस पे, यानी उसकी मर्जी हुई तो वो अकाउंट खुलवा सकता है। तो अगर आपकी एज 18 से 65 साल के बीच में है, आप अपना रिटायरमेंट प्लान करना चाहते हैं, आप टैक्स भी बचाना चाहते हैं और आप स्टॉक मार्केट जैसा हैवी रिस्क नहीं उठाना चाहते, तो एनपीएस आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब एनपीएस पीपीएफ या ईपीएफ से कैसे डिफरेंट है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना के आपको ज़रूर समझाऊंगा, बट अभी के लिए आपको ये जानना है कि पीपीएफ और ईपीएफ में जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो पहले से डिसाइडेड होता है और आपको पता होता है कि आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। बट एनपीएस का पैसा क्योंकि स्टॉक मार्केट में भी लगाया जाता है और स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स फिक्स्ड नहीं होते हैं, कभी ज़्यादा हो सकते हैं और कभी कम हो सकते हैं, तो आपके जो रिटर्न्स हैं वो भी वेरिएबल रहते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर ज़्यादा रिस्क है, वहाँ पर भी बहुत लो रिस्क है और वो भी मैं आपको कुछ ही देर में समझाऊंगा। और अगर मैं लास्ट 10 सालों की बात करूँ तो एनपीएस ने दिए हैं 8 से 10% के बीच में रिटर्न, मतलब कुछ बार तो पीपीएफ और ईपीएफ से ज़्यादा ही दिए हैं। तो पेंशन का अकाउंट खुलवाते समय आपके मिनिमम 500 रुपये लगेंगे और एक बार में जो मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन है वो भी आपको 500 रुपये करना है, प्लस जो आपको एक साल में मिनिमम कंट्रीब्यूशन मेंटेन करना है वो भी 500 रुपये मेंटेन ज़रूर करना है, यानी हर साल 500 रुपये डालने पड़ेंगे। और मान लो अगर आपने नहीं डाले, 2 साल तक आपने 500 नहीं डाले, तो आपका जो अकाउंट है वो डॉर्मेंट हो जाएगा, बट फिर आप 1000 रुपये देकर उसको रीएक्टिवेट करवा सकते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया है 7 फंड मैनेजर्स को जो आपका एनपीएस में लगा हुआ पैसा मैनेज कर सकते हैं, जो है LIC, HDFC पेंशन फंड, UTI म्यूचुअल फंड्स, SBI पेंशन फंड्स, ICICI प्रूडेंशियल फंड्स, आदित्य बिरला कैपिटल, कोटक महिंद्रा बैंक। तो आप एज एन एनपीएस सब्सक्राइबर ये चूज कर सकते हो कि इन 7 में से कौन से फंड मैनेजर को आपका पैसा मैनेज करना चाहिए और आप अपना फंड मैनेजर फ्यूचर में चेंज भी कर सकते हो, तो ये फ्रीडम है आपके पास। अब बात कर लेते हैं कि एनपीएस में लगाया हुआ पैसा जाता कहाँ है, यानी वो इन्वेस्ट कहाँ पर होता है। तो ये 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पहला है लो रिस्क, दूसरा है मॉडरेट रिस्क, तीसरा है हाई रिस्क और चौथा है वेरी हाई रिस्क। लो रिस्क एसेट्स में आपके आते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स, मॉडरेट रिस्क एसेट्स में आपके आते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, हाई रिस्क में आता है इक्विटी यानी स्टॉक मार्केट और वेरी हाई रिस्क में आपका आता है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स, जिसमें बाय द वे आप अपने टोटल फंड का सिर्फ 5% ही एलोकेट कर सकते हैं क्योंकि ये वेरी हाई रिस्क एसेट है। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट के मैं एग्जांपल्स बताऊं तो हो गया रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट या फिर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स या फिर IITs यानी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड्स। अब बात कर लेते हैं असेट एलोकेशन की। एज एन एनपीएस सब्सक्राइबर आपके पास कंप्लीट फ्रीडम है कि आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपके पैसे का कितना परसेंटेज इक्विटी में जाएगा, कितना परसेंटेज कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में जाएगा, कितना गवर्नमेंट बॉन्ड्स में जाएगा और कितना ऑल्टरनेटिव फंड्स में जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, आप या तो चूज कर सकते हैं एक्टिव चॉइस। एक्टिव चॉइस में आप ये पूरा परसेंटेज वगैरह डिसाइड कर सकते हैं, या फिर आप चूज कर सकते हैं ऑटो चॉइस जहां पर आपको ये माथाफोड़ी नहीं करनी है। तो पहले मैं आपको एक्टिव चॉइस के बारे में बताता हूं। एक्टिव चॉइस में आपके पास फ्रीडम तो है परसेंटेज डिसाइड करने की, बट आपके पास एक लिमिटेशन भी है। आप अप टू 50 ईयर्स ऑफ एज
इक्विटी में मैक्सिमम 75% ही अपना फंड एलोकेट कर सकते हो। मतलब आप अपना 100% इक्विटी को नहीं दे सकते। और जैसे ही 50 साल के आप हो जाते हो उसके बाद हर साल इक्विटी एलोकेशन 2.5% से गिरने लगता है और वो 50% पर आ जाएगा जब आप 60 साल के हो गए। इक्विटी से वो पैसा कम होकर गवर्नमेंट बॉन्ड्स या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में डाल दिया जाएगा। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि इक्विटी को हाई रिस्क माना जाता है और जैसे ही आपकी एज बढ़ती है आपकी रिस्क लेने की क्षमता कम हो जाती है, तो आपको रिस्क से बचाने के लिए ऐसा किया जाता है। और जो बाकी आप परसेंटेज सेट करेंगे वो आप साल में 2 बार चेंज भी कर सकते हो। अब बात कर लें अगर ऑटो चॉइस की, तो ये बिल्कुल वैसी ही फीलिंग देता है जैसे कोई नया इंसान सबवे में जाकर अपना सब बनवाता है। पहले तो बेचारे को ब्रेड चूज़ करनी पड़ती है, फिर उसके बाद उसको अंदर की स्टफिंग चूज़ करनी पड़ती है, फिर बहुत तरह की सॉसेस चूज़ करनी पड़ती है और ये कई बार ओवरवेलमिंग हो जाता है। तो अगर आपको नहीं पता कि कितना परसेंट कौन से एसेट क्लास में जाना चाहिए तो आप ऑटो चॉइस चूज़ कर लीजिए। यहाँ पर आपको 3 सिंपल से ऑप्शन मिलेंगे। पहला है अग्रेसिव लाइफ साइकिल फंड, जो कि हाई रिस्क टेकर्स के लिए बनाया गया है। यहाँ पर आपको एक कंडीशन है कि आप यहाँ पर भी मैक्सिमम इक्विटी एलोकेशन 75% ही कर सकते हैं और आप 35 साल तक ही कर सकते हैं। उसके बाद हर साल आपका इक्विटी एलोकेशन 4% से गिरने लगेगा और जब आप 55 के हो जाओगे तो ये 15% ही बचेगा। या फिर आप चूज कर सकते हैं मॉडरेट लाइफ साइकिल फंड। यहाँ पर मॉडरेट रिस्क है, यहाँ पर आप अपना इक्विटी एलोकेशन 50% से ज़्यादा नहीं कर पाएंगे 35 साल की एज तक। उसके बाद ये एलोकेशन 2% से गिरने लगेगा हर साल और लास्ट में बचेगा आपके पास 10% का इक्विटी एलोकेशन। और या फिर आप बिल्कुल ही रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप जा सकते हैं कंजर्वेटिव लाइफ साइकिल फंड। यहाँ पर आपको 35 साल की एज तक सिर्फ 25% ही इक्विटी एलोकेशन मेंटेन करने का ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद हर साल 1% गिरेगा और एंड में आपके पास बचेगा 5% का इक्विटी एलोकेशन। अब इसमें तरह के विड्रॉल्स की बात कर लेते हैं। तो पहली बात तो आपको जानना ये ज़रूरी है कि अगर ये रिटायरमेंट प्लानिंग स्कीम है तो जाहिर सी बात है कि ये आपको रिटायरमेंट से पहले पैसा निकालने का अलाउ नहीं करेगा। तो बिल्कुल नहीं करता। तो आपका जो लॉक इन पीरियड है वो है 60 साल की एज तक और 60 साल के बाद भी आप चाहे तो 70 साल तक कंटिन्यू भी करवा सकते हैं या फिर 70 साल तक डिफर भी करवा सकते हैं। कंटिन्यू करवाना मतलब आप उसमें मंथली कंट्रीब्यूशन दे रहे हो और डिफर करवाना मतलब आप कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे बट आप 70 साल के बाद ही उसको निकालना चाहते हो। तो 60 साल की एज पर आपको अलाउड है मैक्सिमम 60% विड्रॉल, उससे ज़्यादा आप विड्रॉ नहीं कर सकते। और जो बचा हुआ 40% है उसका आपको कंपल्सरीली एन्युटी खरीदना पड़ेगा किसी इंश्योरेंस प्रोवाइडर से, जो आपको फिर हर महीने उस पैसों का एक मंथली पेंशन देता रहेगा। और जो 60% जो विड्रॉल है, अगर आप चाहते हो कि वो आप 10 अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स में विड्रॉ करवाना चाहते हो तो वो फैसिलिटी भी अवेलेबल है। और मान लो आपने एनपीएस अकाउंट मज़े में खुलवाया था, ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं जमा करवाया या फिर काफ़ी लेट खुलवाया था और उसमें अभी 2 लाख से कम का पैसा पड़ा है, तो आप 100% विड्रॉल कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने ये तो बता दिया कि विड्रॉल अलाउड नहीं है 60 साल की एज तक, बट प्री मैच्योर विड्रॉल तो ज़्यादातर सारी स्कीम्स में अवेलेबल होता है और इसमें भी है। तो प्री मैच्योर विड्रॉल के लिए आपको मिनिमम 3 साल तक रेगुलर कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। उसके बाद आप अपने खुद के कंट्रीब्यूशन का 25% विड्रॉ कर सकते हो। खुद के से मेरा क्या मतलब है, कई बार ऐसा होता है कि कंपनीज में भी एनपीएस अलाउड होता है, मतलब आप और आपका एम्प्लॉयर दोनों आपके एनपीएस फंड में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो उस केस में आप एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन नहीं निकाल सकते, आप अपने खुद के कंट्रीब्यूशन का 25% तक विड्रॉ कर सकते हो, वो भी लाइफ में 3 बार 5-5 साल के गैप में, और वो भी बिना किसी रीज़न के नहीं। यहाँ पर स्पेशल रीजंस हैं, जैसे सीरियस इलनेस हो गया या फिर बच्चों की शादी या फिर बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए या फिर आपको घर बनाने के लिए या घर खरीदने के लिए पैसा चाहिए, आपको अपनी स्किल डेवलपमेंट पे पैसा खर्च करना है तो आप उसके लिए भी विड्रॉ कर सकते हो, और अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप उसके लिए भी पैसा विड्रॉ कर सकते हो। ये तो हो गया प्री मैच्योर विड्रॉल। प्री मैच्योर एग्जिट नाम से भी एक फीचर है। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब आपने एनपीएस अकाउंट तो खोला बट आपको 60 साल से पहले ही रिटायरमेंट लेनी है और एनपीएस अकाउंट से पेंशन शुरू करवा देनी है, तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। उस केस में आपको अपना अकाउंट 10 साल तक एक्टिव रखना पड़ेगा, यानी 10 साल तक लगातार कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, और फिर आप मैक्सिमम 20% ही विड्रॉ कर सकते हो और 80% ही आपको एन्युटी खरीदनी पड़ेगी, जो आपको फिर मंथली पेंशन देगा। और इस केस में अगर आपका टोटल फंड ही 1 लाख रुपए से कम है तो आप 100% विड्रॉ कर सकते हैं वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर। तो प्री मैच्योर विड्रॉल में विड्रॉल करने के बाद भी आपका एनपीएस अकाउंट चलता रहता है, पर प्री मैच्योर एग्जिट पे ऐसा नहीं होगा। आपने प्री मैच्योर एग्जिट यानी वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली,
तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा और आपको पेंशन आनी शुरू हो जाएगी जैसे कि 60 साल पे होती है। इससे पहले कि मैं आपको टैक्स बेनिफिट बताऊं, मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट देना चाहता हूं। अगर आपको नहीं पता है तो हमने लॉन्च किया है LLA प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जहां पर हम आपके लिए कुछ ऐसे प्रैक्टिकल कोर्सेज लेकर आए हैं जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत काम आएंगे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ पर जो पहला कोर्स लॉन्च किया था वो है A to Z ऑफ पेरोल प्रोसेसिंग। अगर आप HR फील्ड से हैं तो ये कोर्स आपके लिए बहुत यूजफुल है, क्योंकि इसमें हमने इन डेप्थ कैलकुलेशंस कवर करी हैं। TDS, बोनस, ग्रेचुइटी, EPF, ESI, एवरीथिंग इज कवर्ड, वो भी प्रैक्टिकली। यानी इस कोर्स को करने के बाद आप कितनी भी बड़ी कंपनी हो उसका पेरोल जनरेट आराम से कर सकते हैं। सिमिलरली, हमने रिसेंटली लॉन्च किया था एक एक्सेल का कोर्स जो कि ऑलमोस्ट हर प्रोफेशन में काम में आता है। तो अगर आपको लगता है कि ये कोर्सेज आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। हमने इनका प्राइस काफ़ी अफोर्डेबल रखा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सके। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप चेकआउट कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब इसके टैक्स बेनिफिट की बात कर लेते हैं। तो ये एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आता है, यानी इसमें किया हुआ कॉन्ट्रीब्यूशन टैक्स फ्री होता है, इस पे मिलने वाला रिटर्न टैक्स फ्री होता है, और जब आप इसको फाइनली विड्रॉ करते हैं तो भी ये टैक्स फ्री होता है। बट इसका एक कंपोनेंट फिर भी टैक्सेबल होता है, तो वो मैं आपको समझाता हूँ। तो पहले मैं आपको टैक्स डिडक्शंस बता देता हूँ। सेक्शन 80CCD सब सेक्शन 1 के अंदर आप इसमें 1.5 लाख का डिडक्शन ले सकते हैं, जो कि 80C का पार्ट ही होता है। तो मतलब इसमें किया हुआ कंट्रीब्यूशन आप 80C में क्लेम कर सकते हैं, और 80C में 1.5 लाख से ज़्यादा के डिडक्शन आप नहीं क्लेम कर सकते। इसमें आप एडिशनल 50,000 का डिडक्शन और ले सकते हैं सेक्शन 80CCD सब सेक्शन 1B के अंदर। तो मतलब 1.5 लाख का 80C में मिल गया, 50,000 का एडिशनल मिल गया, मतलब 2 लाख का डिडक्शन ले सकते हैं। और तो और, अगर आपकी कंपनी में NPS चलता है, मतलब आपके बिहाफ पे आपका एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है और आप खुद भी कंट्रीब्यूट करते हो, तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी आप क्लेम कर सकते हो सेक्शन 80CCD सब सेक्शन 2 में, जो कि आपकी बेसिक प्लस DA के 10% से ज्यादा नहीं हो सकता। और जो कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर देता है वो अपने बिजनेस एक्सपेंस में दिखाकर अपनी कंपनी में भी टैक्स क्लेम कर सकता है, वो भी 10% ऑफ बेसिक प्लस DA से ज्यादा नहीं हो सकता। तो आप समझ गए कि आप एक साल में जितना भी NPS में कंट्रीब्यूट करेंगे वो आप क्लेम कर सकते हो डिडक्शन में, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। उस पर जो रिटर्न आएगा वो भी टैक्स फ्री है, और जब आप बाद में उसको विड्रॉ करोगे तो वो भी टैक्स फ्री है। बट एक कैच है, आप विड्रॉ तो 60% अमाउंट ही कर रहे हो, जो 40% जो पैसा है वो आप एन्युटी खरीदने में लगाओगे और उसके बाद आपको मंथली पेंशन मिलेगी। तो जो वो मंथली पेंशन है वो आपकी इनकम का पार्ट जरूर मानी जाएगी और उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। बट उसके अलावा एवरीथिंग इज टैक्स फ्री। और आपको अब ये भी पता चल गया है कि NPS कंपनीज में भी लग सकता है और एम्प्लॉयर प्लस एम्प्लॉय दोनों कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बट जरूरी नहीं है कि EPF के केस में इक्वल करना है, यहाँ पर अनइक्वल कंट्रीब्यूशन भी हो सकता है। हो सकता है आपका एम्प्लॉयर कुछ अलग अमाउंट कंट्रीब्यूट करे और आप कुछ अलग कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि सिर्फ एम्प्लॉयर ही कंट्रीब्यूट कर रहा है और आप नहीं कर रहे, या फिर आप कर रहे हैं और एम्प्लॉयर नहीं कर रहा है। अब पेंशन में ना 2 तरह के अकाउंट होते हैं, एक तो होता है Tier 1 अकाउंट और एक होता है Tier 2 अकाउंट। और अभी तक जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं वो Tier 1 अकाउंट के लिए है। Tier 1 अकाउंट में ही आपको टैक्स बेनिफिट मिलते हैं, बट Tier 2 अकाउंट में आपको कुछ फायदे मिलते हैं, जैसे आपका कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, आप कितना भी पैसा डालो और जब मर्जी चाहे उसको विड्रॉ कर लो, कोई मिनिमम इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप 500 की जगह 10 रुपए डालो, कोई दिक्कत नहीं है। बट फिर यहाँ पर एक कैच आ जाता है कि आपको यहाँ पर टैक्स में कोई भी छूट नहीं मिल रही है, ये फुली टैक्सेबल है, यानी ये एक चलते फिरते म्यूचुअल फंड अकाउंट की तरह हो गया। क्योंकि अगर ELSS की बात ना करो तो म्यूचुअल फंड भी इसी तरह काम करता है, जब चाहे जितना पैसा डालो, जब चाहे निकाल लो, और जब निकालोगे तो वो इनकम माना जाएगा और उस पर टैक्स लगेगा। और Tier 2 अकाउंट खुलवाने के लिए आपके पास ऑलरेडी एक Tier 1 अकाउंट होना चाहिए, वो भी एक्टिव Tier 1 अकाउंट, नहीं तो आप Tier 2 अकाउंट नहीं खुलवा सकते। अब बात आती है अकाउंट खुलवाए कैसे। तो आप किसी भी बैंक में जाएं, वहां जाकर बोलिए कि आपको अपना NPS अकाउंट खुलवाना है, आप अपने नेसेसरी डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएं और आपका अकाउंट खुल जाएगा। आपको बैंक देगा एक प्राण नहीं PRAN, यानी परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। जैसे आपका PAN नंबर होता है वैसे ही आपका PRAN नंबर होता है, और ये काफ़ी हद तक EPF के UAN नंबर से सिमिलर है, यानी आपका एक ही PRAN नंबर रहेगा हमेशा और उसी के अंडर आपका कंट्रीब्यूशन हमेशा मैप कर दिया जाएगा। और अगर आप डिजिटल इंडिया को प्रमोट करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन भी अपना ये अकाउंट खुलवा सकते हैं, जो कि eNPS की वेबसाइट पर जाकर खुल जाएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सिंपल फॉर्म है, वो फॉर्म आप भरिए। आपके आधार नंबर से मोबाइल नंबर जरूर लिंक्ड होना चाहिए क्योंकि उस पर OTP आएगा, और अगर ऐसा है तो आपका ऑनलाइन NPS का अकाउंट खुल जाएगा और आपके
आपके घर पर बाय कोरियर आपका प्राण यानी प्रैन आ जाएगा। आई होप आपको एनपीएस के बारे में ये सारी इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी होगी और अगले कुछ वीडियोस में मैं आपको कंपैरिजन बताऊंगा एनपीएस वर्सेस ईपीएफ का, एनपीएस वर्सेस पीपीएफ का। मैं आपको एनपीएस कैलकुलेट करना भी बताऊंगा, यानी आप मंथली कितना कंट्रीब्यूट करेंगे और कितने सालों के लिए करेंगे, तब जाकर के आपकी कुछ फिक्स्ड पेंशन बन पाएगी या फिर तब कितना कॉर्पस बन जाएगा जो आप विड्रॉ कर पाएंगे। ये सारी कैलकुलेशन इन डेप्थ में हम समझेंगे अगले वीडियोज में। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, लेबर लॉ एडवाइजर को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना है ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आप मिस ना कर दें।